लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को अनेक राज्यों में बिल्कुल उभर कर आना है। कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान हुआ, या कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों को यह बहुत क्षति हुआ। तो विपक्ष जो है, विपक्ष इन गणितों से निकल ही नहीं पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार। और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और कैसे भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, तो उसके पूर्व में कैसे जनसंघ की शुरुआत हुई थी। तो अभिषेक जी, आज हम लोग चर्चा कर लें कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारत में सबसे बड़ी पार्टी आज के तौर पर है। लेकिन उसके इतिहास के अगर हम बारे में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जनसंघ पार्टी की अगर हम बात करें, तो जनसंघ की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस से निकलकर 1951 में जनसंघ की शुरुआत करते हैं। और जनसंघ पार्टी जिस तरीके से बनी थी, और जिसका चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था, और जनसंघ से जिस तरीके से शुरुआत हुई और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जिस तरह छवि था, जो लेकर खासकर अगर हम गुजरात दंगों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तब से उनका एक खास छवि एक खास वर्ग के लिए ही समिट कर रह गया था। और उस संदर्भ में आप बात करें तो अमेरिका ने भी और कई एक देशों ने अपने देश में आने से रोक लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके उस पार्टी रूपी पर्दे के पीछे भी एक जनसंघ है, आज जिसको आरएसएस बोला जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हेडगेवार से शुरू होता है। और आजादी के संदर्भ में राष्ट्रीय सेवक संदर्भ का तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो कोई मुख्य रूप से कोई क्रांति या अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन तो नहीं दिखता है, अगर गुलाम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो। लेकिन आरएसएस वाले कई क्रांतिकारियों को अपने धड़े का बताते रहे कि यह हम में थे, इन्होंने यह किया। लेकिन एक हिंदू और जो अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करें तो आरएसएस का एक आजादी माने भारत के बंटवारा के बाद एक अपना एक अलग रुख रहा, भारत की संस्कृति को लेकर, भारत के परंपरा को लेकर, भारत के खान पान को लेकर, भारत के विभिन्न राज्यों में माने एक उन्होंने विभिन्न विविधताओं को एक में, जैसे नेहरू जी ने कहा था कि हमारी अनेकता में एकता का, जैसे हमारी उन्होंने सूत्र दिया था। और ये चाहते हैं कि हम हर चीज से लेकर एक चीज कॉमन पर चले और जोड़ने की बार बार आरएसएस वाले बात करते रहे। लेकिन जहां तक हम नरेंद्र दामोदर दास की बात करें तो, लेकिन नेहरू के बाद अगर प्रधानमंत्रियों के बनते प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में जब हम बात करेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री है, सबसे चर्चित प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद रहे हैं। जी बिल्कुल, जी। और हम बात करें भारतीय जनसंघ की, तो जलता हुआ दीपक चुनाव चिन्ह था और भारतीय जनसंघ की शुरुआत होती है। और उस समय अगर बात करें भारतीय जनसंघ जब पार्टी जब बनी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उस पार्टी का गठन किया जाता है, भारतीय जनसंघ। लेकिन होता क्या है कि एक देश में कांग्रेस के विरुद्ध में एक लहर चलती है। जी। और सभी पार्टियों जो छोटे पार्टियां थे उनको एक विलय कर जनता पार्टी का गठन किया जाता है, उसमें भी विलय हो जाता है भारतीय जनसंघ का। अब विलय होता है भारतीय जनसंघ का और जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में अगर हम बात करें तो। और वहां के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन वो सरकार बहुत ही कुछ ही दिनों के लिए था, तो उसमें जबरदस्त जनता पार्टी की जीत हुई होती है। लेकिन जब जनता पार्टी का विघटन होता है तो फिर से उसमें से भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं। और हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का वो गठन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जब बनी, तो पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ा जाता है 1984 में, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी
2 सीटें जीतती है। जी जी। और 2 सीटों से लेकर अगर हम बात करें तो 1984 में 2 सीटें जीतती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दो देखिए, गौर करने वाली बात है, 1984 में 2 सीट जीती है और आज अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, सबसे ज्यादा खर्च करता है, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। तो हमने एक बात कही कि जनता पार्टी जनसंघ से जनता पार्टी में चले आना, हालांकि बातें तो नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हो रही है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि जनसंघ से जनता भारतीय जनता पार्टी में ना बहुत से जो पुराने राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं उन्होंने यह महसूस किया कि जो चंद्रशेखर वाला, जो लोहिया वाला, जो जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी जो था, समाजवादियों का धारा जो था, उनमें से बहुत से नेता जो थे वो टूट कर जनसंघ में आने लगे और जनसंघ में और जनता पार्टी के नेताओं को आने लगा, वो मर्ज करके बाद में बना भारतीय जनता पार्टी। जी। लेकिन मोदी जो आज तक आरएसएस की बात करिए, आरएसएस के शाखा में जाने वाले मोदी, आरएसएस के नियम कानून को मानने वाले मोदी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अटल जी, अडवाणी जी के बाद एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में आते हैं जी। नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पार्टी चाहे रूढ़िवादिता की बातें करती हो, धर्म की बातें करती हो, लेकिन पार्टी के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाते हुए, जैसे उन्होंने ही ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू किया था, किसी पार्टी का ध्यान भी नहीं गया था, और सबसे पहले वो डिजिटल भूमिका में है। प्रचार प्रसार में 14 में जब मोदी आते हैं, देखिए प्रचार प्रसार की बात करें तो उस समय प्रशांत किशोर भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार रणनीतिकार थे। जरूर जरूर और जरूर कहा जाता है कि उनका अहम भूमिका था, इस अहम भूमिका था। अगर नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं एक से एक सीनियर नेता पड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, लाल कृष्ण आडवाणी तो है, तो लेकिन सभी लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि जो नरेंद्र मोदी का जो छवि है गुजरात वाले, उनको लाया जाए। और उस पर बढ़त तो बनाए ही है, उस पर सफलता संगठन को मिला ही मिला। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी तो गुजरात के बारे में बात हुआ, जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे और उनके बाद नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इन पर ऐसा नहीं रहा है कि विभिन्न तरह के सिर्फ गोधरा कांड के आरोप लगे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हारेन पांड्या की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसका भी आरोप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मोदी और अमित शाह पर लगते रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटें जीतती है, तो सीट की अगर हम बात करें तो चुनाव लड़ते हैं 229 सीट पर और 2 सीटें जीतते हैं। अगर हम बात करें 1989 में भारतीय जनता पार्टी एक उलट कर 85 सीटें जीत लेती है अटल बिहारी जी के नेतृत्व में। और बताया जाता है कि जब 477 सीटों पर 1991 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी, उस समय सरकार बनने लगभग भारतीय जनता पार्टी का तय था। तो लेकिन होता क्या है, बीच चुनाव में 1991 की अगर हम बात करें तो उस समय के कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के आकस्मिक हत्या हो जाता है। और जब हत्या उनका होता है तमिलनाडु में, जब हत्या जब उनका होता है तो आधे चुनाव बताया जाता है हो गया था। उस समय आधे जब चुनाव हो गया था तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त सीटें जीत रही थी, 120 सीट जब चुनाव आया था तो राजीव गांधी की हत्या के पहले उसमें से लगभग 100 के आसपास सीटें थी। लेकिन हत्या के बाद एक सहानुभूति होता है और वोट कांग्रेस के पूरे पाले में चला जाता है। तो बताया जाता है कि 1991 में ही सरकार बन चुकी थी, लेकिन सहानुभूति के तौर पर वोट कांग्रेस के पास चला जाता है जब आधे चुनाव के बाद हत्या राजीव गांधी जी का हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1996 में फिर से चुनाव होता है लोकसभा का, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें जीत लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 161 जब सीटें जीता जाता है तो गठबंधन करके और बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो साउथ इंडिया की जो पार्टी थी तमिलनाडु की जयललिता जी की, और AIADMK के बताया जा नाम से था, तो उनके समर्थन वापस लेने से एक सीट से जो है सरकार गिर जाता है। उस समय वो हम संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने अलग बात कहा था कि
आज ये लोग हम पर हंस रहे हैं, एक समय आगे लोग उन पर हंसेंगे, वो तो राजनीतिक बातें हैं, उन्होंने कहा था। तो उस समय सरकार गिर जाती है और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री 13 दिन के रहकर सरकार गिर जाती है। तो वहां से शुरुआत आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपके कहने का सटीक, आपकी बातों को हम सटीक शब्दों में अगर कहें कि 2 सीटों वाली भाजपा जी विभिन्न तरह की विरोध और विभिन्न तरह के प्रतिरोध का सामना करते हुए जिस तरह से आगे बढ़ने का काम किया है, आज के संदर्भ में अगर हम साउथ के भी बारे में बात करें, वहां भी मजबूती से अपने पैर फैला रही है। उत्तर भारत में तो फैला ही चुकी है। कलकत्ता जैसे राज्यों में जहां वामपंथी और ममता बनर्जी जी का एक मजबूत धारा रहा है, वहां भी एक मुख्य विपक्षी के रूप में राज्य के अंतर्गत भाजपा का आ जाना, यह नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं एक रणनीति और नरेंद्र मोदी का, भाजपा का जलवा नहीं बोलेंगे, भाजपा का जलवा नहीं, हाँ भाजपा का जो मुद्दे रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन मुद्दों से हट नहीं रहे। भाजपा का ही मुद्दा रहा है 370 हटाना, भाजपा का ही मुद्दा रहा है सिविल कोड, भाजपा का ही मुद्दा रहा है विभिन्न तरह के जो हमें देखने को मिल रहा है। तो उस मुद्दों को पालन कर रहे हैं मोदी। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के हम समक्ष जब बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टियां जो उत्तर भारत में अपने दम पर सरकार बनाया करती थी, हालांकि साउथ में तो कांग्रेस अभी भी मजबूत है, तेलंगाना में सरकार बनाई ही है, कई एक राज्यों में सरकार साउथ के है और कहीं मुख्य विपक्ष, केरला जैसे राज्यों में मुख्य विपक्ष पार्टी है। तो हम जहां तक उत्तर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कांग्रेस को, हिंदी पट्टी में कांग्रेस का जो मूल वोट था, जो लोग चाहते थे कि समाज में धर्मनिरपेक्षता रहे, समाज में सभी हिंदू मुस्लिम सभी जाति संप्रदाय के लोग एक होकर मत जहां डालते थे, वहां का उस समय कांग्रेस उठान पर थी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को अनेक राज्यों में बिल्कुल उभर कर आना कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान हुआ। या कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों को यह बहुत क्षति हुआ। देखिए, और कांग्रेस का जब क्षति क्षेत्रीय पार्टी से हुआ तो कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी से लड़ना नहीं, उनके साथ गठबंधन कर लिया और उनका लक्ष्य जो है बीजेपी से लड़ना है, जिससे भाजपा और मजबूत हो गया। जैसे कि बिहार के अगर संदर्भ में हम बात करें जी, तो यहाँ कांग्रेस जो थी वो इतना ही चाह रही थी कि ठीक है हम सरकार में, राज्य के सरकार में हम लालू जी का साथ देते रहे, लेकिन यहाँ से हमें सांसद जितना मिल जाए कि हम केंद्र में सरकार बनाते रहे। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इसी का लाभ हुआ। देखिए, वही हम बता रहे थे, अगर हम बात करें 1996 में आए तो 161 सीटें बीजेपी जीती और 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव होता है, उस समय 182 सीटें बीजेपी जीत लेती है। लेकिन फिर 1 साल के बाद ही फिर से चुनाव होता है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला सरकार है। उस समय बताया जाता है लोकसभा चुनाव जो है 2 साल 3 साल हो गया करती थी, 1 साल पर ही हो गया। उस समय परिस्थिति ऐसा आ जाता था कि सरकारें गिर जाती थी। तो हो गया क्या, 1999 फिर से बीजेपी 339 सीटों पर लड़ती है और 182 सीटें जीत लेती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और एक आजादी के बाद एक ऐसा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 2004। उसके बाद से अगर हम बात करें तो बीजेपी वहां से लाल कृष्ण आडवाणी जी को आगे करती है और 2009 की अगर हम बात करें तो 433 सीटें में से 116 जीतती है, 433 सीटों पर चुनाव लड़कर वहां पर हार हो जाती है। और हम बात करें 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आगमन होता है, जलवा बिखर जाता है और पहले ही चुनाव में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत लाकर सरकार बना लेना है, इसमें एक बड़ी भूमिका थी। देखिए, हम 1-2 संदर्भ में अगर बात करें कि अगर कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो किसी को छोड़कर किसी को पकड़कर राजनीति कर ही नहीं सकती है। भाजपा भले मुसलमान के लिए क्या उसका विरोध करे क्या ना करे, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, लेकिन बार बार बड़ी गोलबंदी को एक हमेशा ध्रुवीकरण कर सके, हमेशा इनको एक बहुत बड़ा आबादी को हम अपने और वोट के रूप में डाल सके, माने अपना सके। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी की जो राजनीति रहती है वो जातीय राजनीति रहती है। कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी के ही इर्द-गिर्द रही है, क्योंकि अगर बात करें अगले पिछड़े की बार बार बात किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है कि हम लोग पीडीए का जैसे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इस तरीके से राजनीति
करते ही रहते हैं और पार्टियां। तो भाजपा कहीं ना कहीं वो तो अलग राह की राजनीति करेगी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नीति के तहत वो राजनीति में है। सागर जी देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह जातियों के आधार पर राजनीति कर रही है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है, वहां जो मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती है, वहां एस मोहन यादव जो एक ओबीसी समाज का है, जो विपक्ष आज ओबीसी राजनीति को लेकर एक रेखांकित करते हुए आगे बढ़ती है। और राजस्थान में जो बार बार अखिलेश जी के द्वारा बोला जाता रहा कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह से एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देना, खासकर राजस्थान विधानसभा में, और जिस तरह से और उड़ीसा में जब सरकार बनाती है तो वहां एक माझी समाज से, एक एससी एसटी समाज से वहां मुख्यमंत्री बनते हैं, तब विभिन्न जो एक नहीं कहते हैं कि हमारा हक की बातें, वंचित समाज लोगों को मुख्य धारा में भाजपा ला रही है, उनको मुख्यमंत्री बना रही है, तो विपक्ष का कहीं ना कहीं एक जो राजनीति था वो कहीं ना कहीं ये राजनीति के गुनागौनी टूटते हुए दिखे दे रहा है। और अल्पसंख्यक समाज को जिस तरह से भाजपा इसको मीठा मीठा ध्रुवीकरण करके एक बहुत बड़ी आबादी को अपने पाले में ला रही है, इसका नरेंद्र मोदी के जीत के जलवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो विपक्ष जो है, विपक्ष इन गणितों से निकल ही नहीं पा रही है, लेकिन इसको एक गुना गणित के तौर पर पार्टियां जब यूज करती है तो वह विफल हो जाती है। जैसे अभी वर्तमान समय में शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को, किसानों के संदर्भ में विभिन्न तरह की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को विपक्ष पार्टी एक मजबूती धारा से ऊपर तक नहीं बना पा रही है। और आम जनमानस के दैनिक जीवन में इन समस्याओं को रूबरू जब तक नहीं होगा तब तक नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का जलवा बढ़ता रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें 2014 तक की, हम बात करें 2019 में चुनाव होता है, उस समय में कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से शोर शराबे के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, बताया जाता है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, लोगों ने मोदी जी को 5 वर्ष देख लिया है। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें चुनावों में, तो 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 303 सीट जीत लेती है। मुद्दों के संदर्भ में हम बात करें, नरेंद्र मोदी का जलवा दिखने का एक मजबूत कर्तव्य, मजबूत जो एक स्ट्रेटजी जो दिख रहा है, इसके संदर्भ में हम बात करें कि विपक्ष की तरफ से वैसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, वैसा कोई रणनीति नहीं दिख रहा है। हालांकि 2024 के संदर्भ में अगर बात करें तो विपक्ष की पार्टियों को एक अहम सफलता मिली है। देखिए, 2024 की अगर हम सीटों की बात करें तो 441 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 240 सीटें जीतती है। उसमें हुआ क्या था, बताया जाता है कि जो 400 पार का जो नारा लगाया गया था तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ। उसमें हुआ क्या, जो बीजेपी से जो सांसद थे और उनकी हम बात करें तो अयोध्या से बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में। तो बताया जाता है कि लोग जो थे उनके संसद के विरुद्ध में थे और पुराने सांसदों को बार बार टिकट दे दिया जाता है जो 5 बार 10 बार से सांसद है, तो उस तरीके से एंटी कमेंसी उनके खिलाफ था। बताया जाता है कि मोदी के खिलाफ एंटी कमेंसी नहीं था, जो उनके सांसदों के खिलाफ था। देखिए, किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पार्टी ही मायने नहीं रखती है। बहुत बार आपका कोई भी प्रतिनिधि जब चुनाव जीतता है, चाहे छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर पे, बहुत बार चेहरा काम आ जाता है, बहुत बार रणनीति काम आ जाता है, बहुत बार समय काम कर जाता है। और इसी बीच में होता क्या है कि पार्टी सही है, सब चीज लाइन सही जा रही है, रणनीति सही जा रही है, लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है इतना हास्यपद रहा है, इतना दुखद रहा है, उस जिले या उस क्षेत्र की बात करें तो व्यक्ति का चुनाव में गड़बड़ होने के बाद भी, होने से भी पार्टियां चुनाव हार जाती है। और बात करें 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी उस समय जीतती है और विपक्षियों के द्वारा कहा जाता है कि हमारी बड़ी जीत है क्योंकि हमने उन्हें अपने दम पर सरकार बनाने से रोक दिया है। उस तरीके से कहा जाता है गठबंधन जो एनडीए का था, एनडीए का सरकार बनता है तो और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री लगातार बनते हैं। आजादी के बाद तो अगर हम बात करें नेहरू जी के बाद लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते हैं। जरूर। और कहीं ना कहीं उनका छवि जो है वो आज भी है। जरूर, भारत मजबूत हुआ है
तो मैं यह नहीं कहूंगा कि भारत मजबूत हुआ है तो मोदी जी के चलते हुआ है। हाँ, लेकिन मोदी जी को एक सही समय मिला है, उन्होंने जीत हासिल किया है। भारत जब देखिए नेहरू के संदर्भ में जब मोदी जी की तुलना होती है तो आजादी के बाद भारत फटियाल स्थिति में नेहरू को मिला था, यह मानना पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी को एक मजबूत भारत मिला था, एक बुद्धिजीवी भारत मिला था, एक सजते और संवरते हुए भारत मिला था। और सजते और संवरते हुए जब भी कोई पार्टियां आती है तो कुछ ना कुछ अच्छे काम भी करती है, वो भी करती है, ठीक है। लेकिन मत लेने के लिए मतदान प्रक्रिया में लेकर जो मोदी के शासनकाल में जो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, अभी तो सवाल उठ रहा है जैसे वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहा है। ईवीएम के अगर आप बात किए तो ईवीएम के सवाल उठ रहा था, मुझे याद है 2008-10 में जब उसके पूर्व में भी जो लोग कहा जाता है, उस समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन कहा जाता है जब बैलेट पेपर से वोट जब होते थे तो उस समय भी आरोप लगते थे कि बक्सा बदल दिया जा रहा है। और बिहार में खास कर बहुत सी चर्चा रहती थी जब हम लोग छोटे थे, उस समय हल हुआ करता था कि बक्सा ही बदल दिया जाता है। तो ईवीएम में सवाल उठा, तो जो ईवीएम में सवाल उठा सकते हैं तो बक्सा भी तो बदला जा सकता है। देखिए लोकतंत्र में सवाल उठना जायज है, सवाल उठते ही रहना चाहिए। और याद होगा बताया जाता था कि बैलेट पेपर ही बदल दिया जाता था, जो मतदान कमियां थी तो इस तरीके से ईवीएम या देखिए बैलेट पेपर पे कमियां थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, हम ईवीएम पर मजबूती ढंग से सवाल उठाएंगे। एक तरफ से एक भी सवाल उठता है जब विपक्ष जीत जाती है, जहां पर कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, और हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाना है। बात जीतने और हारने की बात नहीं है सागर जी, आप सवाल लोकतंत्र में सवाल हर मुद्दे पर, हर कार्यों पर उठते रहना ही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक खूबसूरती है। और लोकतंत्र जब तक सवाल नहीं उठता है, जब तक विरोध नहीं होता है, एक एक कार्यों को अगर पारदर्शिता ढंग से सत्तारूढ़ दल जब वो जनता के पक्ष में नहीं लाती है, तब तक और इसके विरोध में सरकार के कार्यों को एक मजबूती ढंग से तर्कपूर्ण विरोध करते हुए जनता जब अपनी उपस्थिति रोड पर उपस्थिति दर्ज कराती है तो एक मजबूत लोकतंत्र का एक देखने को मिलता है। लोकतंत्र में होनी ही चाहिए, विरोध तो होनी ही चाहिए। देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो तमाम खबरें इस तरीके से आती रहती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो सवाल जो मुद्दे उससे भटक जाता है, वो ईवीएम पर सवाल उठाना है, जो कि उस तरीके से नीति वो उस काम जो है वो करता नहीं है। तो आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब उस पर देना है, शॉर्ट में आपको जवाब देना है। तो हम आपसे बात करें, अगर सवाल पूछे तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले या आने के बाद उनके जैसा कोई एक नेता आपको दिखता है आगे आने वाले भविष्य में? भविष्य में सही, भारत वीरों की धरती रही है, एक से एक आएंगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी में जी, भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए हुए हैं, जिस तरह से हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। अभी तक तो नहीं कोई दिख रहा है। तो दूसरा सवाल है आपसे, क्या उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में 2014 के बाद से जिस तरह से बीजेपी और मजबूत हुआ है, तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो मोदी जी के ही वजह से उत्तर भारत में मजबूत कर 2014 के बाद बीजेपी? नहीं, भाजपा की रणनीति एक बहुत बड़े काम आई, और भाजपा के जो एक गोलबंदी करके जो राजनीति करने का जो स्ट्रेटजी रहा है, इसमें मोदी जी ने 4 चांद लगा दिया। अब और मोदी का व्यक्तित्व भी थोड़ा तो था, माने अगर भाजपा के उस समय के नेताओं में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी का रुआ भी वो अलग था, जरूर। तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, अगर हम बात करें तो क्या आने वाले 10-15 सालों में बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई आपको दिख रही है? जिस तरह से भाजपा अपनी बढ़त को बढ़ा रही है, गोलबंद किया जा रहा है, जिस तरह से आने वाली जो भी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से उन्हें विधानसभा में 80 से ज्यादा सीटों को जीत जाना, कहीं ना कहीं अभी तक तो वहां लेव भी पिछड़ चुका है, कांग्रेस भी पिछड़ चुका है। एक दीदी है जो वहां मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर भाजपा हिंदी गोलबंद कर लेती है तो जरूर वहां सरकार बनाएंगे। क्या दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई क्षेत्रीय जो लीडरशिप है वो उभर कर नहीं आया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अगर संदर्भ में बात करें तो साउथ में जो कमजोर था, लेकिन अभी वहां भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहां भी अपनी जो भी, देखिए भाजपा को हो क्या रहा है, इसका जो एक दूरदर्शी मानसिकता है उसको भी कहीं ना कहीं स्किप कर रही है। जैसे कि ओबीसी समाज से, अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व दे रही है।
तो कहीं ना कहीं अपने सफलता में अपने भाषण, जैसे एक अलगाववादी भाषण देना, विद्रोही वाला भाषण देना, उसमें भी गिरावट आई है और एक नई स्ट्रेटजी के साथ वो साउथ में भी बढ़ते हुए दिख रहा है। और बिहार चुनाव है तो एक प्रश्न बिहार से उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना कैंडिडेट जो बिहार में मजबूत नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है और नहीं वो कैंडिडेट के रूप में भी मजबूत दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर धरातल की बात करें, अगर महागठबंधन अगर एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी के साथ चले तो भाजपा तो अभी तक नहीं बना पाएगी खुद का मुख्यमंत्री, जैसे यूपी और अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। और जन स्वराज के आ जाने के बाद तो लगता ही नहीं है कि तथाकथित जो पार्टियां हैं वो मेरा अगला प्रश्न एक और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने जन स्वराज, क्या जो भाजपा के जो कोर वोटर बिहार में बीजेपी के जो वोटर थे वो क्या कहीं ना कहीं जन स्वराज के तरफ विधानसभा के चुनाव में छिटकते हुए दिख रहे हैं? पूर्ण वोटर के मतलब भाजपा के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ तो पूर्ण वोटर टाइप का तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ जातीय वोटर तो दिखता है, धार्मिक वोटर के तौर पर तो हम क्या कहें ना कहें, लेकिन जन स्वराज जो भाजपा का अगर सबसे ज्यादा जन स्वराज किसी को नुकसान पहुंचाएगा, मुझे लग रहा है जहां तक पक्ष और विपक्ष तो पहुंचाया रहा है, उसमें ज्यादा पहुंचाएगा तो भाजपा का पहुंचाएगा। तो जन स्वराज की अगर हम बात करें तो जन स्वराज भी बिहार में उतर चुकी है बिहार के चुनाव में, और कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, मैंने सुना भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व समर्थक थे उनके बातें करते हुए कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में जन स्वराज के साथ है, केंद्र में फिर से हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इस तरीके से चर्चाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट ही ज्यादातर जन स्वराज की तरफ छिटकता हुआ दिख रहा है। सागर जी, ये बिहार में ही नहीं हुआ है कि बिहार में विधानसभा के समय इस पार्टी में रहेंगे, लोकसभा के समय आपको याद होगा तो दिल्ली के संदर्भ में भी वहां दिल्ली के जनता अरविंद केजरीवाल को ऐसे वोट देती थी जैसा लगता था कि मानो बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक केजरीवाल को छोड़कर कोई प्रधानमंत्री नहीं आने वाला, कोई मुख्यमंत्री नहीं आने वाला है दिल्ली राज्य चुनाव में 0 सीट हो जाता था, लेकिन लोकसभा में 0 हो जाता था। और आज देखिए क्या हुआ, केजरीवाल जी तो दिख भी नहीं रहे हैं कहीं। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने बताया, और हमारा कार्य प्रणाली में है द यूथ वॉइस 24 का कार्य है इन सभी विषयों पर चर्चा करना, और बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। आप अगर इस तरीके से खबरों देखना चाहते हैं तो द यूथ वॉइस 24 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप द यूथ वॉइस 24 को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 को फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लीजिए। और द यूथ वॉइस 24 किसी भी व्यक्ति, पार्टी विशेष के समर्थन या विरोध में बातें नहीं करता है। तो द यूथ वॉइस 24 देखते रहिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।